पुराने स्मार्टफोन की टूटी हुई स्क्रीन से नीली रोशनी निकलकर अंधेरे कमरे में फैल रही है। धुंधली डिस्प्ले पर एक वेब नॉवल का मुख्य पन्ना बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। अंगूठे की थरथराहट में एक अजीब सी बेचैनी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। स्क्रीन के ठीक बीच में काले अक्षरों में समाप्त शब्द पत्थर की तरह जमा हुआ है। पढ़ते पढ़ते युवक की आंखें थक चुकी हैं और मन में एक अजीब खालीपन छा गया है। शीर्षक चमक रहा है, एक तबाह दुनिया में जीवित रहने के 3 तरीके, लेखक TLS 123। कुल अध्याय 3149, जो एक पूरी 10 साल लंबी जिंदगी का विशाल लेखा जोखा है। मिडिल स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब गुंडे उसे कोने में घेरकर हंसते थे। कॉलेज एंट्रेंस की नाकामी और उस छोटे से लोकल यूनिवर्सिटी का वो उदास पहला दिन। बॉर्डर की उस बर्फीली मिलिट्री चौकी की कड़कड़ाती ठंड जहां किस्मत ने उसे लापटका था। और अब एक बड़ी कंपनी के दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की ये अनथीन गुलामी। लेखक का आखिरी नोट दिखा, इतने लंबे सफर में साथ रहने के लिए दिल से शुक्रिया। कल इस कहानी का अंतिम उपसंहार यानी एपिलॉग आएगा। किम डोकजा ने धीरे से बुदबुदाया। कमेंट बॉक्स खुला और उसने कांपती उंगलियों से अपने दिल की बात लिखनी शुरू की। लेखक महोदय, इस सफर के लिए धन्यवाद। मैं आखिरी हिस्से का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हर अध्याय पर व्यूज की संख्या सिर्फ एक थी, जो सिर्फ और सिर्फ डोकजा ही था। 10 साल तक हर रोज सिर्फ एक पाठक के लिए लिखना किसी तपस्या से कम नहीं। डोकजा ने जोश में आकर नोवेल को दूसरों के लिए रिकमेंड करने का बटन दबा दिया। पलक झपकते ही इंटरनेट के नफरती लोगों ने उसे फेक और प्रमोटर कहकर ट्रोल कर दिया। चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली दौड़ गई और उसने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट करना चाहा। मगर स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एरर आया, इस पोस्ट को अब हटाया नहीं जा सकता। तभी अचानक स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर एक नए प्राइवेट मैसेज का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। यूजरनेम था TLS 123, आपकी वजह से ही मैं इस कहानी को पूरा कर पाया हूं। लेखक ने आगे लिखा, मैंने एक प्रतियोगिता जीत ली है और इसके लिए आपको इनाम दूंगा। डोकजा ने अपनी ईमेल आईडी टाइप करके भेज दी। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। लेखक का आखिरी मैसेज आया, कल से यह नोवेल पेड हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। स्मार्टफोन बंद करके डोकजा मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि कल सचमुच प्रलय आने वाली है। मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में लोहे की गड़गड़ाहट और मुसाफिरों का शोर गूंज रहा है। किम डोकजा चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख रहा है। उसका चेहरा थका हुआ है और आंखों में एक अजीब सा अकेलापन साफ झलकता है। तभी मानव संसाधन विभाग की कर्मचारी यूसांगा अचानक उसके सामने आकर खड़ी होती है। यूसांगा की खूबसूरत आंखें डोकजा को देखकर हैरानी और उत्सुकता से चमक उठती हैं। डोकजा झिझकते हुए अपना सिर उठाता है और सांगा को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। सांगा मुस्कुराते हुए डोकजा के पास खाली हुई सीट पर आकर बैठ जाती है। उसके कंधों से आती धीमी खुशबू से डोकजा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सांगा बताती है कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है और वह परेशान दिखती है। डोकजा को याद आता है कि कंपनी के बड़े अधिकारी सांगा के पीछे घूमते हैं। सांगा अपने फोन पर स्पेनिश भाषा के कुछ कठिन शब्दों को याद कर रही है। वह गर्व से डोकजा को एक स्पेनिश वाक्य का सीधा और साफ मतलब समझाती है। सांगा अचानक डोकजा के फोन की चमकती स्क्रीन पर अपनी नजरें टिका देती है। डोकजा अपनी पसंद छुपाने के लिए कहता है कि वह कोई आम फैंटेसी उपन्यास पढ़ रहा है। सांगा की आंखें फैल जाती हैं और वह मुस्कुराकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात करती है। दोनों के बीच अचानक एक भारी और अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। डोकजा बात बदलने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की बात छेड़ देता है। सांगा का चेहरा थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसे हाल ही में तरक्की मिली है। डोकजा मन ही मन सोचता है कि सांगा इस दुनिया की असली हीरो जैसी है। वह अपनी साधारण जिंदगी की तुलना सांगा की चमकती हुई मेहनत से करने लगता है। मेट्रो की दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा अपनी मां के पास बैठा हंस रहा है। बच्चे के हाथ में कीड़े पकड़ने वाला एक छोटा और हरा जाल साफ दिख रहा है। डोकजा सांगा से कहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक बेरंग हकीकत जैसी है। सांगा मुस्कुराकर कहती है कि वह अपनी जिंदगी हाथीदांत की तरह चमका कर जिएगी।
दोजा के फोन पर अचानक वेज ऑफ सर्वाइवल के लेखक का एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा है कि शाम 7 बजे से यह उपन्यास पेड होने वाला है। लेखक ने दोजा के लिए ईमेल के साथ एक रहस्यमयी फाइल भी भेजी है। दोजा समय देखता है और घड़ी में ठीक 6:55 हो रहे हैं। वह उपन्यास के पेज को ढूंढता है पर स्क्रीन पर नो रिजल्ट दिखाई देता है। उपन्यास का पूरा बुलेटिन बोर्ड इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी अचानक मेट्रो ट्रेन के अंदर की सभी बत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। पूरी ट्रेन में एक गहरा, डरावना और भारी अंधेरा अचानक से छा जाता है। ट्रेन अचानक भयानक आवाज के साथ झटके खाकर रुकने का प्रयास करने लगती है। सांगा डर के मारे चीख पड़ती है और दोजा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अंधेरे डिब्बे में कुछ लोग अपने स्मार्टफोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश करते हैं। दोजा सांगा को दिलासा देते हुए कहता है कि यह कोई आम हादसा होगा। तभी मेट्रो के लाउडस्पीकर से ट्रेन के ड्राइवर की थरथराती हुई आवाज गूंजती है। ड्राइवर चिल्लाकर कहता है कि सबको यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, जान बचाओ। एक झटके के साथ लाउडस्पीकर बंद होता है और सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। मेट्रो के सबसे आगे वाले हिस्से से एक तेज और नीली रोशनी कौंधती है। लोहे के टकराने की और कुछ फटने की भयानक आवाज पूरे डिब्बे को हिला देती है। दोजा अपने फोन की स्क्रीन पर समय देखता है, जहां ठीक 7 बज चुके हैं। पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए अपनी जगह पर पूरी तरह थम जाती है। हवा में एक गूंजती हुई, अमानवीय और ठंडी डिजिटल आवाज सुनाई देने लगती है। ग्रह प्रणाली 8612 की मुफ्त सेवा समाप्त। मुख्य परिदृश्य अब शुरू होता है। मेट्रो ट्रेन अचानक झटके से रुकती है और अंधेरा छा जाता है। लोहे की पटरियों से तीखी चिंगारियां निकलती हैं और सब सहम जाते हैं। मेरे दिमाग में एक पुरानी और भूली हुई लाइन गूंजने लगती है। यह सब बिल्कुल उस रहस्यमय उपन्यास की तरह महसूस हो रहा है। मेट्रो कोच नंबर 3807 का भारी दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। तभी पूरी बत्ती वापस आती है और सब चौंक कर देखने लगते हैं। यू सांगा घबराकर मेरे पास आती है और कांपती आवाज में बोलती है। उसने पहली बार हवा में तैरते हुए उस अजीब जीव को देखा। उस छोटे से जीव के सिर पर 2 नुकीले सींग चमक रहे थे। उसने फटे हुए पुआल की एक छोटी सी चटाई ओढ़ी हुई थी। वह न तो कोई सुंदर परी था और न ही कोई भयानक राक्षस। उसे देखकर मन में एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा छा जाता है। तभी उस जीव के मुंह से कुछ अजीब और टूटी फूटी आवाजें निकली। वह आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी भयानक तकनीक जैसी लग रही थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या यह कोई आधुनिक ऑगमेंटेड रियलिटी है। मैं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि मैं जानता था कि तबाही शुरू हो चुकी है। यू सांगाह ने कहा कि यह शायद कोई विदेशी भाषा है, बात करूं क्या? मैंने उसे तुरंत रोका क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या होगा। तभी हवा में एक साफ और खौफनाक कोरियन आवाज गूंजने लगती है। उस जीव ने कहा कि कोरियन पैच ठीक करने में वक्त लगा। एक जाना पहचाना सूट पहने हुए बड़ा आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है। वह चिल्लाकर कहता है कि मुझे जल्दी एक जरूरी ऑडिशन में जाना है। वह कोई मामूली और संघर्ष करने वाला गुमनाम अभिनेता लग रहा था। उसके चेहरे पर बहुत घमंड और आगे बढ़ने की बेवकूफाना जिद थी। उस अजीब जीव ने हंसते हुए कहा कि यह भी एक ऑडिशन है। शाम के ठीक 7 बजे खेल के मुद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी है। लोग डरकर चिल्लाने लगे कि मेट्रो के कप्तान को तुरंत फोन करो। चारों तरफ अफरातफरी मच गई और लोग उसे पागल समझने लगे। भीड़ उस मासूम दिखने वाले एनिमेटेड जीव की ताकत से बिल्कुल अनजान थी। मैंने तुरंत यू सांगाह का कंधा पकड़ा और उसे नीचे बिठाया। मैंने उससे कहा कि यहाँ चुपचाप बैठो, आगे बहुत खतरा है। उसने हैरान होकर मुझे देखा, पर मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था। उस जीव के छोटे चेहरे पर अचानक एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा कि तुम सब बहुत शोर मचाते हो। उसकी आंखें खून की तरह बिल्कुल लाल और चमकदार हो गईं। पूरे मेट्रो डिब्बे के अंदर अचानक एक डरावनी खामोशी छा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और उस अभिनेता का सिर फट गया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिरा और खून की नदी बहने लगी।
उस जीव ने चिल्लाकर कहा कि यह कोई फिल्म या सपना नहीं है। तभी एक के बाद एक कई लोगों के सिर तरबूज की तरह फटने लगे। पूरा मेट्रो कोच इंसानी खून और मांस के टुकड़ों से भर गया। चीखें बंद हो गईं और लोग आदिम जानवरों की तरह कांपने लगे। मैंने डर से हांफती हुई यूसांगाह को कसकर अपने पास खींच लिया। यह सब सच था, वह खूनी उपन्यास अब मेरी हकीकत बन चुका था। जीव ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा कि तुम मुफ्त में जिए हो। इस दुनिया में सांस लेने और खाने की कोई कीमत नहीं चुकाई तुमने। तभी हमारी कंपनी के फाइनेंस हेड हान म्यूंगोह ने डरते हुए हाथ उठाया। उसने कांपते हाथों से अपना कीमती बिजनेस कार्ड और चेक बाहर निकाला। उसने घमंड से कहा कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे अभी ले लो। उसे लगा कि दुनिया के हर खतरे को पैसों से खरीदा जा सकता है। उस जीव ने हंसते हुए उसके सारे नोटों को हवा में जला दिया। उसने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। सबके सामने अचानक नीले रंग की एक रहस्यमयी होलोग्राफिक विंडो खुली। उस पर लिखा था, मुख्य सिनेरियो शुरू, 30 मिनट में किसी को मारो। मेट्रो ट्रेन की पीली बत्तियां अचानक टिमटिमाईं और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। डोक्केबी के गायब होते ही डिब्बे में ठंडी डरावनी हवा का एक झोंका दौड़ा। यूसांगाह की उंगलियां कांप रही थीं और उसका फोन फर्श पर गिर गया। वह बदहवास होकर चिल्लाई कि पुलिस का नंबर नहीं लग रहा, अब क्या होगा। मैंने उसकी पथराई और सूनी आंखों में सीधे देखते हुए गहरी सांस ली। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दुनिया तबाह होने वाला खेल खेला है। सांगाह ने डरते हुए अपने सूखे होठों को जीभ से धीरे से चाटा। वह थरथराते हुए बोली कि क्या हम सचमुच किसी खूनी खेल में हैं। मैंने कहा कि शांत रहो और बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। चारों तरफ लाशें कचरे की तरह बिखरी थीं और फर्श पर खून तैर रहा था। एक घायल दफ्तर बाबू कोने में बैठा दर्द से बुरी तरह कांप रहा था। बुजुर्ग महिला अपनी सीट पर बैठी दर्द से लगातार कराह रही थी। सब कुछ हूबहू उस रहस्यमयी उपन्यास की तरह हकीकत में बदल रहा था। तभी 5 मिनट बाद एक लंबा और मजबूत कद का आदमी आगे आया। फौजी बाल कटवाए वह शख्स आम लोगों से पूरा एक सिर ऊंचा था। उसने भारी आवाज में चिल्लाकर सबको शांत होने और ध्यान देने को कहा। लोगों ने रोना बंद किया और उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने अपने बटुए से सेना के लेफ्टिनेंट का पहचान पत्र बाहर निकाला। उसका नाम ली ह्युनसुंग था, जो उस बदनाम उपन्यास का मुख्य पात्र था। लोग गिड़गिड़ाने लगे कि प्रधानमंत्री इस तबाही पर आखिर क्या कर रहे हैं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि प्रधानमंत्री टीवी पर लाइव भाषण दे रहे हैं। यूसांगाह ने कांपते हाथों से अपने फोन की स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। भाषण में कहा गया कि सियोल में कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने हमला किया है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक भयानक गोलीबारी की तेज आवाज गूंज उठी। लाइव वीडियो में ही प्रधानमंत्री का सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। पूरी स्क्रीन पर खून फैल गया और हर तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी हवा में फिर से वही क्रूर और हंसता हुआ डोक्केबी प्रकट हुआ। डोक्केबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई मामूली आतंकी हमला नहीं है। हवा में एक विशाल लाल रंग का टाइमर तेजी से उल्टा चलने लगा। घोषणा हुई कि डिब्बे में अगले 10 मिनट के भीतर पहली मौत होनी चाहिए। अगर 5 मिनट में कोई नहीं मरा तो पूरा डिब्बा उड़ा दिया जाएगा। लोग डर के मारे पागलों की तरह लोहे के दरवाजे पीटने लगे। एक अदृश्य दीवार ने सबको पीछे फेंका और उनके नाखून उखड़ गए। तभी मेट्रो के बीच में एक विशाल खूनी स्क्रीन हवा में तैरने लगी। स्क्रीन पर एक स्कूल की डरी हुई लड़कियां जोर जोर से चीख रही थीं। समय खत्म होते ही उन मासूम बच्चियों के सिर एक एक कर फटने लगे। जान बचाने के लिए एक लड़की ने अपनी ही सहेली का गला घोंट दिया। कमरे में सिर्फ एक लड़की बची जिसका नाम ली जीहे लिखा आया। डोक्केबी ने हंसते हुए पूछा कि क्या तुम्हें यह खेल मजेदार लगा। अब डिब्बे के लोग एक दूसरे को कातिल नजरों से देखने लगे थे। यूसांगाह ने डर के मारे धीरे से मेरी कमीज की आस्तीन छोड़ दी। मैं सोच रहा था कि उपन्यास का असली नायक अब तक क्यों नहीं आया। इस तबाही से बचने का एकमात्र रास्ता वह रहस्यमयी उपन्यास ही था। तभी मेरे फोन पर एक नया ईमेल आने की घंटी जोर से बजी। उस ईमेल में लेखक द्वारा भेजी गई एक पूरी किताब की टेक्स्ट फाइल थी।